हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार वासु कॉन्सेप्ट में। दोस्तों हम लोग देख रहे थे जीके एनसीईआरटी, जो बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। अगर जो लोग कल नहीं देखे हैं क्लास, वो लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने कल वाली क्लास में बताया था मॉडर्न हिस्ट्री में कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। जैसे मैंने बताया था कि लेखपाल में वहीं से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे कल ही वाली क्लास से। कौन-कौन से क्वेश्चन आए डिस्कस किया। पीसीएस में 4-5 क्वेश्चन आए, वो भी डिस्कस कर दिया था। पेट में जो आए थे वो भी डिस्कस कर दिया था। यानी कल ही की क्लास में दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि 1885 से लेकर 1947 तक की घटनाएँ दी हुई हैं दोस्तों, कल की क्लास में। तो कल वाली क्लास ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों? तो आज हम देखेंगे पॉलिटी, यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था देखेंगे। कंप्लीट हम देखेंगे इसी वीडियो में दोस्तों। तो आप धैर्य के साथ देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास पहले देखते हैं, यानी जो इसका विकास क्रम है, तो ये कहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों ये एक्चुअली यहाँ से शुरू हो जाता है, जो पहला रोलिंग एक्ट आता है 1773 में। देखिए दोस्तों, बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित किए गए। देखिए पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों देखिए, आपको जब भी एक्ट याद करना हो ना, तो पहले क्या काम करिए, एक लाइन से लिखते चले जाइए। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा, उसके बाद 1813 आ जाएगा, फिर 1833 आ जाएगा, फिर 1853 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1853 आ जाएगा, फिर 1858 आ जाएगा दोस्तों, 58 आ जाएगा, फिर 1861 आ जाएगा, फिर 1892 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 1909 आ जाएगा, 1919 आ जाएगा, 1935 आ जाएगा, 1947 आ जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ऐसे दिए भी हैं दोस्तों। इस तरह अगर आप याद कर लिए तो ज़्यादा बेटर होगा आपको, क्योंकि आपके माइंड में एक थॉट बन जाएगा कि कितने अधिनियम आए। एग्जाम में पूछा गया है, जिसे मैंने यूजीसी नेट जब दिया था, तो उसमें पूछा गया था कि कितने रोलिंग मतलब जो है अधिनियम आए थे, मतलब ये रेगुलेटिंग एक्ट पूछा गया कितने आए थे। तो दोस्तों आप देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम तक यहाँ से नहीं गिनना है आपको, बस इतने ही देखना है जितने हैं ये, इतने गिन लिए। चार्टर एक्ट पूछा था तो 4-5 आए थे। ठीक, 5 आए थे दोस्तों, तो ये 5 आंसर हो जाएगा उसका। तो इस तरह था, मतलब आपको देखना होगा, समझना होगा चीज़ें, तब समझ में आएँगी ना। अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। तो पहला तो ये होता है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इसके कौन थे? एलिजा एम्फे थे दोस्तों। और दूसरा इसमें क्या हुआ, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे दोस्तों। समझ आया कि नहीं? अगर पूछे अंतिम बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। अगर पूछे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो यही हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग। समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें क्या था? नियंत्रण परिषद की स्थापना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। यानी इसमें बताया गया कि शिक्षा पर हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे प्रतिवर्ष। अगला है कि कंपनी का व्यापारी एकाधिकार समाप्त कर चीन और मतलब चाय और चीन को छोड़कर जो है बाकी सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिए। और 1833 के चार्टर एक्ट में ये भी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाएगा, आपको समझना होगा। इम्पोर्टेंट है दोनों चीज़ें। देखो जो इम्पोर्टेंट वही चीज़ें इसमें दी हुई हैं, फर्जी की कहानी नहीं दी हुई, मैंने खुद ही देखा है। शॉर्ट नोट्स जब भी मैं बनाता हूँ, चीज़ें देखता रहता हूँ, तो मुझे पता है। देखिए आगे अगर हम, और इसी एक्ट के तहत जो है ईसाइयों को परमिशन दी गई भारत में मतलब ईसाई मिशनरियों को आने के तहत प्रचार करना। अगला दिया है चार्टर एक्ट 1833 का है दोस्तों। इसमें क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जैसे प्रथम जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो कौन थे दोस्तों? तो विलियम बैंटिंग थे, लॉर्ड विलियम बैंटिंग। और अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो यही थे दोस्तों, विलियम बैंटिंग। समझ आया कि नहीं? देखिए अंतिम थे और इन्हीं के कार्यकाल में आ गया, तो ये प्रथम भी हो जाएंगे। अगला है कि कंपनी का एकाधिकार, मतलब जो व्यापारिक एकाधिकार है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, यानी पूर्णतः समाप्त हो गया। अगला है गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। प्रथम कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। यानी विधि आयोग दोस्तों कब बना? तो 1833 में ही बना है। सॉरी, 1833 के अधिनियम के तहत 1834 में बना है पहला विधि आयोग। याद रखेंगे आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और उसके अध्यक्ष कौन थे? मैकाले थे। अगला क्वेश्चन चार्टर एक्ट 1853 वाला देखते हैं। विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों को भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ पूछा गया एग्जाम में, ये याद रखेंगे आप। ठीक दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं ब्रिटिश क्राउन, यानी जब 1857 की क्रांति हो जाती है, उसके बाद फिर रेगुलेटिंग एक्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूरा तरह से समाप्त हो जाता है। ये जो भारत का शासन है डायरेक्ट कौन करता है? तो ये ब्रिटिश क्राउन करते हैं। तो इसलिए इसमें लिखा है भारत शासन अधिनियम
1858। देखिए दोस्तों, इसमें क्या था, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया, यानी नाम चेंज कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव का पद इसमें सृजन किया गया। मतलब भारत का शासन कंपनी से छीन कर, यानी जो भारत का शासन कंपनी कर रही थी उससे छीन कर सीधे जो है ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया, यानी ब्रिटिश की जो महारानी थी उनके अधीन सीधे कर दिया गया। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए लिखा है ब्रिटिश क्राउन। अब आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या था, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें मिली है, तो 1861 के तहत मिली है। विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, यानी यहाँ से कुछ शक्तियां जो है राज्य मतलब मिलना शुरू हो जाती हैं। देखिए, केंद्रीय विधान परिषद के अधीन भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न यानी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार नहीं था दोस्तों। ये प्रश्न मतलब ये करने का अधिकार नहीं था, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो ये दो चीजें हो गई, इसे ही केंद्रीय विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे ये देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1919 का है, मार्ले मिंटो। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसे कहते हैं। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान किया गया। दोस्तों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वो मुस्लिम क्षेत्र है, ठीक, तो वहां पे जो खड़ा होगा वो भी मुस्लिम होगा, जो वोट देगा वो भी, समझा कि नहीं, चुनाव में जो खड़ा होगा वो मुस्लिम, यानी पूरी तरह से पृथक हो जाएगा। पृथक निर्वाचन लिखा नहीं, साफ साफ पृथक निर्वाचन हो जाएगा, यानी ये केवल मुस्लिम के लिए ही बारे में सोचेगा, हिंदुओं के बारे में नहीं सोचेगा। तो इस तरह सिख मुस्लिम ये अलग थे। तो आप देखेंगे पूना पैक्ट हुआ था, कल वाली क्लास में मैंने बताया था। तो उसमें दोस्तों क्या हुआ था, बाबा साहब जो है उनको बनाया गया था, मतलब वो उनके लिए भी सांप्रदायिक पंचायत आया था, अगर आपको ध्यान होगा, जिसे मैक वो कहते हैं, क्या है नाम उसका, अच्छा मैकडोनाल्ड पंचायत ऐसे कुछ करते था दोस्तों, ध्यान नहीं आ रहा मेरे, लेकिन वो कहते हैं हिंदी में है था सांप्रदायिक पंचायत ऐसे कुछ करके था, देख लीजिएगा आप लोग। तो उसमें क्या था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन था, जैसे यहाँ मुसलमानों के लिए है, वहाँ दलितों के लिए था। तो देखिए, मुस्लिम सिख दलित अगर बढ़ जाएंगे तो दिक्कत की बात, इसीलिए गांधी जी ने कहा था नहीं, मतलब गांधी जी जो है अनशन पे बैठ गए थे। तो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट हुआ नहीं था बाबा साहब और गांधी जी के बीच, तो इसे ही समाप्त करना था, यानी जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल कहा गया था उसे समाप्त किए थे गांधी जी, समझे कि नहीं। तो हिंदुओं की तरफ से कौन हस्ताक्षर किए थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, और दलितों की तरफ से कौन थे, तो बाबा साहब थे। तो ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है फैक्ट ये। तो वही चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आपकी, समझ में आ गई ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ लिखा भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें क्या है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसे कहते हैं। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ होता है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है। विषयों को दो भागों में, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में बांटा गया। समझ में कि नहीं। अगला भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। इसमें क्या है, केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना होती है, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हो जाती है, प्रांत में केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है। केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई की स्थापना हो जाती है, संघीय न्यायालय की स्थापना हो जाती है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, और सिंध व उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण होता है। किस अधिनियम के तहत, तो 1935 के अधिनियम से। आई होप आपको कुछ एक दो चीजें तो नहीं मिली ही होंगी, ना मिली होंगी तो रिकॉल हो गई होंगी चीजें, सारी आपको रिकॉल हो गई, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ चीजें यहाँ, भारतीय संविधान सभा, कल वाली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था ये। देखिए, गठन कब होता है, कैबिनेट मिशन जो हुआ था 1946, इसी के तहत होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था इसका, क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अगर हम बात करें संख्या कितनी थी, तो टोटल जो है 389 जो है संख्या थी। इसमें जो अगर बात करें तो ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, ब्रिटिश भारत से 296 थे, देसी रियासत से कितने थे, 93 थे, महिलाएं कितनी थी, तो टोटल 15 थी दोस्तों। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर हम बात के पदाधिकारी, तो स्थायी अध्यक्ष, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे। और अगर हम बात करें संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। कौन थे, बी.एन. राव। अगर हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें, तो देखिए पेश कब होता है, 13 दिसंबर 1946 को पेश होता है। पेशकर्ता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, और 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। और इसकी अंतिम बैठक दोस्तों कब होती है, तो 24 जनवरी 1950 को होती है अंतिम बैठक। ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन बन सकता है यहीं से दोस्तों, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये इतना रट लीजिएगा, ठीक। कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं। अब हम बात करें संविधान सभा के प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष, कल मैंने इस पे चर्चा की थी और इसके बारे में सारी डिटेल दिया था। कौन से, शॉर्ट नोट्स दोस्तों, जरूर से जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा, इतना गजब बताता हूँ उसमें। सारी चीजें होती है एक जगह, आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस एक ही जगह आपको मिल जाती है 20-22 मिनट में। कम से कम नहीं, हम 15 से 20 टॉपिक कवर करते हैं उसमें, यानी अलग अलग चीजें बताते हैं। तो जरूर देखिए, 2 क्लास आई है उसकी, बाकी चीजें डेली चलेंगी, लगभग 15 क्लास या 20 क्लास के आसपास आएंगे। आपका जैसे प्यार मिलेगा वैसे वो चीजें और बढ़ती चली जाएंगी, ठीक।
तो सारी चीज़ें हम कवर करते चल रहे हैं अपने तरीके से, मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ दोस्तों, बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए। देखिए अगर हम समितियों की बात करें, मैंने बताया था जहाँ संघ आ जाए या राज्य आएगा वहाँ हमें लगाना है जवाहरलाल नेहरू जी को। तो संघ समिति, ये संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, तो ये कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष कौन है? यही है। तो संचालन कौन करेंगे? यही करेंगे। नियम समिति यही बनाएंगे, प्रक्रिया यही करेंगे, तो ये हो जाएगा। और प्रांत, देखिए मैंने बताया था प्रांत आ जाए, मौलिक अधिकार आ जाए, अल्पसंख्यक आ जाए, तो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लगाना है। समझ में कि नहीं? लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति आ जाए दोस्तों, उप समिति, यहाँ देखिए समिति लिखा, उप समिति आ जाए तो जेबी कृपलानी लगाना है। समझ में कि नहीं? और अल्पसंख्यक उप समिति आ जाए तो एस.सी. मुखर्जी लगाना है। कल वाली क्लास अगर आप देखे होंगे शॉर्ट नोट्स, तो उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है दोनों चीजें। अगला दिया प्रारूप समिति, इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को, 7 सदस्य होते हैं इसमें, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बाबा साहब होते हैं। यहाँ देख लेते हैं संविधान सभा का निर्माण 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, वह जो है 465 अनुच्छेद हैं। दोस्तों ये लिखा है लेकिन उतना आर्टिकल नहीं, 22 हम भाग अभी भी मानते हैं। कितने भाग? 22 भाग हैं दोस्तों, 12 अनुसूचियां हैं और 395 ही आर्टिकल है। दोस्तों ये जानते हो 465 कैसे हो गया है? जैसे मान लीजिए मैंने आज ही पढ़ा था 39A, ठीक, निःशुल्क कानूनी सहायता, बता नहीं था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, शॉर्ट नोट्स याद करिए आप। तो उसमें जैसे ये लिखा ए, तो ये भी ऐड कर दिए, यानी 395 ये हो गया 96, 339 बी है तो ये 97, तो इस तरह माने, लेकिन इस तरह नहीं मानना है। आपको अगर मिले ऑप्शन में तो लगा दीजिएगा, वरना जो है 395 ही सही है। अगर हम आगे बात करें ब्रिटिश संविधान के स्रोत, मैंने बताया था ना आपको याद करा देंगे सारी, तो कल वाली क्लास में भी दिखाएंगे आपको। देखिए अगर बात करें आपको, देखिए रिवीजन बहुत अच्छे से होगा अगर फॉलो करेंगे दोस्तों तब। देखिए ब्रिटेन से हमने क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका में हमने क्या लिया? मूल अधिकार लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना लिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया, उपराष्ट्रपति का पद लिया, विधियों के समान संरक्षण। देखिए विधि का शासन, विधियों का समान संरक्षण, दोनों में अंतर है, ठीक। विधि के विधियों में समानता, ये ब्रिटेन से लिया, लेकिन संरक्षण की बात आए तो हम लगाना है यूएसए। अब कनाडा से हमने लिया संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ये हमने कहा से लिया? कनाडा से। आयरलैंड से हमने क्या लिया? नीति निर्धारण लिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया लिया और राज्यसभा द्वारा सॉरी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, आज सुबह ही याद कराया मैंने, आयरलैंड से लिया। जर्मनी से आपातकाल लिया, ठीक। उसके बाद यूएसए से हमने क्या लिया? मतलब सॉरी यूएसए से नहीं, यूएसएसआर से यानी रूस से हमने लिया मूल कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका से लिया हमने संशोधन दोस्तों, भारतीय संविधान संशोधन। जापान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक, कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। अब हम आगे बात करते हैं, देखते हैं उद्देश्य या प्रस्तावना में क्या क्या है। भारत होगा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा दोस्तों। न्याय कितने हैं? 3 है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है। स्वतंत्रता, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो जाएगी। अगर हम बात करें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ठीक दोस्तों। अब देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए प्रतीक चिन्ह देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हमारे। देखिए राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ स्थित, देखिए यहाँ पे सारनाथ स्थित अशोक के सिंह के अनुकृति है। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है। और ये पहली बार कब गाया गया दोस्तों? तो याद है आपको कि नहीं? 1911 बिशन नारायण धड़ कलकत्ता अधिवेशन था, वहां पे पहली बार जनगण मन गाया गया। इसीलिए कहता हूँ मॉर्निंग की क्लास जरूर करिए दोस्तों, जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा कारगर होंगे। कल वाली क्लास में भी था ये दोस्तों। और मैंने बताया था 1896 में क्या था? वंदे मातरम गाया था, रहमतुल्लाह एल सयानी थे, और वो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया, ठीक। तो ये सारी चीजें भूलना नहीं है, याद रखना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है हमारा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है दोस्तों, ये कुषाण कनिष्क ने शुरुआत की थी इसकी।
और अगर हम बात करें कमल है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है दोस्तों, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अगर हम आगे बात करें राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, हाथी है। तो ये इतनी चीजें भूलना नहीं है। अब हम देखते हैं नए राज्यों का गठन की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है 1953 में दोस्तों, गुजरात की 60 में होती है, नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 को इसीलिए जो है क्या बनाते हैं, हॉर्नबिल त्योहार मनाते हैं। देखिए हरियाणा की स्थापना 1966 में होती है, ठीक, और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में होती है। देखिए ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 में इनकी स्थापना होती है। डेट वही है 21 जनवरी 1972। तो तीनों को याद रखेंगे, मणिपुर, मेघालय। देखिए जब भी याद करना हो तो इस तरह मैप बना लीजिए, उत्तर नॉर्थ ईस्ट का बनाए। अब देखिए मेघालय यहाँ पे है कि नहीं दोस्तों, आप बताइए। बांग्लादेश के ऊपर मेघालय है, त्रिपुरा आप देखेंगे यहीं पे है त्रिपुरा, और यहीं पे है मिजोरम, ठीक, सॉरी मिजोरम नहीं, मेघालय है यहाँ पे। क्या है, देखिए यहाँ मेघालय होगा, यहाँ त्रिपुरा होगा, मिजोरम छोड़ दीजिए, मणिपुर आ जाइए, मणिपुर होगा। तो ये देखिए ये 3 हो जाएंगे हमारे, ठीक। मैप से कुछ चीजें कर लिया करिए। सिक्किम 16 मई 1975 में हो जाएगा, मिजोरम 87 में, और मतलब अरुणाचल प्रदेश ये भी 1987 में। तो दोनों 87 में। गुजरात 1960, ठीक, और ये मुंबई से अलग हुआ था दोस्तों, गुजरात। गोवा 1987 हो जाएगा। छत्तीस उत्तर झार इसकी ट्रिक है, ये सब 2000 में बने हैं। पहले कौन बनेगा, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना है। राज्यों का गठन, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य ये होते हैं आंध्र प्रदेश 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है 1953 में होता है। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके 2 अन्य सदस्य थे, के एम पनिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू थे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का गठन होता है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। केरल, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को की गई है। आगे अगर हम बात करें मूल अधिकार की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए मूल अधिकार में भाग 3 है हमारा मूल अधिकार, 12 से 35 के बीच है। समता का अधिकार 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 21 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है दोस्तों। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी 29-30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 है दोस्तों। अब इनके बारे में हम आगे देखेंगे पूरा डिटेल से। देखिए लिखा मूल अधिकार, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 300 का के तहत जो विधि का अधिकार बनाया गया। मॉर्निंग वाली क्लास में बताया भी चाहिए ये चीजें। अगला है मूल अधिकार का संरक्षण हेतु आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट को जो है अनुच्छेद 226 के तहत, देखो आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को, और 226 के तहत उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट कौन कौन से हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है। तो ये इतनी चीजें हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के उद्घोषणा के दौरान आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। ये किसमें दिया है, तो 358 में दिया। आपातकाल के समय जो है आर्टिकल 19 के जितने भी मूल अधिकार है सब निलंबित हो जाएंगे दोस्तों। 19 दिया है यहाँ पे, इसीलिए लिखा है पूर्णतया, यानी सभी निलंबित हो जाएंगे, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर, ठीक, ये इतने नहीं, ये दोनों नहीं निलंबित होंगे। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, ये देख लेते हैं जो है डीपीएसपी। मूल तथ्य क्या दिया है, इसका उपबंध भाग 4 में दिया है, आर्टिकल 36 से 51 है। यह गैर वाद योग्य है, अर्थात न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। समझ में आए दोस्तों कि नहीं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों मूल कर्तव्य की बात करें, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य भाग 4 का व अनुच्छेद 51 का। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 20 थी, लेकिन वर्तमान में 11, मतलब सॉरी 20 नहीं 10 थी, वर्तमान में 11 है दोस्तों, फ्लो में निकल गया है, सॉरी उसके लिए। देखिए 11वां किस में जोड़ा गया, देखिए ये अगर हम बात करें किस में जोड़ा गया है, तो ये हमारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें 11वें के, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, ये शिक्षा से संबंधित है 11वां दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है 11वां संविधान संशोधन 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है, जो 6 से 14 वर्ष तक के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या संरक्षक के कर्तव्य का प्रावधान है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति होता है तो देश का प्रथम नागरिक होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। अब हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए निर्वाचन क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित, यानी आप ये समझ के लिए जहां जहां विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य होंगे और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक, विधान परिषद नहीं है दोस्तों, याद रखिए विधान परिषद के नहीं लेते हैं। देखिए जो नहीं लेते वो याद रखिए, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, और दोस्तों जो मतलब मनोनीत होते हैं 12 सदस्य वो भी नहीं भाग लेते हैं। ठीक, तो ये दोनों लोग नहीं भाग लेते हैं निर्वाचन में। त्यागपत्र ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, हटाया जाता है महाभियोग द्वारा। और अगर बात की योग्यता का, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। अगला दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष। आगे बढ़ जाए। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जाएगा, पारित होगा दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, कुल सदस्य संख्या के 2/3 मतलब 2/3 बहुमत से इसे पारित होना होगा। समझ में कि नहीं? आगे अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। निर्वाचन में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्राणी एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है निर्वाचन इसका होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा और शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पुनर्निर्वाचित के लिए पात्र है दोस्तों। योग्यता की बात करें वही चीज है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर सका हो, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो। राष्ट्रपति जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, और जबकि जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, याद रखेंगे। केंद्रीय परिषद की अगर हम बात करें, प्रमुख कौन होता है इसका? प्रधानमंत्री होता है। अगर हम बात करें इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तो इतने लोग जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, हटाया जा सकता है दोस्तों, तो लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। आकार क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं। 91वां संविधान संशोधन दोस्तों। समझ आया कि नहीं? अगर हम आगे बात करें महान्यायवादी की बात करें, तो भारत का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है, आर्टिकल 76 है। नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति है। इसके प्रसाद पर्यंत ये काम करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये सदन में भाग लेगा, लेकिन ये वोट नहीं देगा, बाकी सारी चीजें करेगा, बोल भी सकता, सब कुछ कर सकता। संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। लिखा भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इसे प्राप्त है दोस्तों। योग्यता क्या है? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने की है वही है। कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत समानतः 3 वर्ष होता है, वैसे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग की बात करें दोस्तों, आर्टिकल कितना है? 148, मैंने आज ही बात किया है। लेकिन अगर पूछे इसके कर्तव्य किसमें दिया, आर्टिकल 149। सुबह वाली क्लास में ये चीज मैंने डिस्कस की है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, सारी चीज। इसलिए तो मैं कहता हूँ सुबह वाली क्लास मिस ना करिए दोस्तों, वो आपको मतलब बहुत ही बेनिफिट देगी, आप जब करेंगे तभी पता चलेगा आपको। देखिए अगर हम बात करें कार्य की दोस्तों, तो ये केंद्र व राज्यों के लेखों का लेखा परीक्षण करना है। रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को दोस्तों। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष से 65 वर्ष, जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं दोस्तों। अगर हम बात करें नियुक्तिकर्ता कौन है, तो राष्ट्रपति है। अब देखिए संसद के अंग, राज्यसभा, उच्च सदन, लोकसभा, निम्न सदन और राष्ट्रपति, ये 3 इसके अंग होते हैं दोस्तों। अगर पूछे संसद के सदन कितने होते हैं, सदन तो दोस्तों 2 ही होते हैं। सदन कितने होते हैं? 2, राज्यसभा, लोकसभा, निम्न सदन, उच्च सदन। लेकिन अंग पूछे तो राष्ट्रपति को ऐड कर देंगे, 3 बताएंगे। राज्यसभा आर्टिकल 80 है दोस्तों। देखिए गठन कब होता है? तो 3 अप्रैल 1952 को होता है। प्रथम बैठक होती है 13 मई 1952 को। उच्च सदन या स्थायी सदन, सदस्य संख्या कितनी होती? निर्वाचित होते हैं 250, यानी 250। अगर हम बात निर्धारित संख्या कितनी इनकी? 250 है। अगर हम बात करें इसमें तो 238 तो निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 5 घटा दीजिए दोस्तों, 5 245 है तो 5 इसमें से भी घटा दीजिए, 233 निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? तो 30 वर्ष है। सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति हो जाती है इनकी। प्रथम सभापति कौन होते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते हैं। समझा कि नहीं? अगर हम बात करें लोकसभा की, तो अनुच्छेद 81 की बात करें, देखिए निम्न सदन, स्थायी सदन यानी अस्थायी सदन निर्धारित होते हैं, तो 550 मेंबर होते हैं टोटल। तो देखिए 530 राज्यों से और 20 संघ राज्य क्षेत्रों से हो जाएंगे।
सदस्य संख्या की बात करें तो वर्तमान में 543 सदस्य हैं, जिसमें 524 राज्यों से 19 संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। अगर हम आगे बात करें तो संसद निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है, मतलब अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्य की निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रथम अधिवेशन इसका जो हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा का भी यही है, इसका भी यही है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मौलंकर थे या गणेश वासुदेव मौलंकर, पीसीएस में क्वेश्चन आया है 2021। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। अब आगे देखते हैं संयुक्त। देखिए वही चीजें दी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी चीज इसमें से स्किप अगर करोगे तो बहुत बड़ी नुकसान होगा, बहुत बड़ा आप ही को। आप खुद ही देख रहे हैं, अगर थोड़ी भी तैयारी किए होंगे, आप कभी भी पढ़े होंगे कहीं से, तो आपको लगेगा हाँ यार ये जितनी भी चीजें दी है, बस इसमें आर्टिकल नहीं दिए ना, तो अभी हम आगे वो देखेंगे आर्टिकल लास्ट में, सारे आर्टिकल वहां मिल जाएंगे हमको, बाकी सारी चीजें इसमें समाहित है दोस्तों। देखिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 है दोस्तों। कारण क्या है, किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में ये होता है। आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, यही इंपॉर्टेंट है सब। विधायक पारित होता है, साधारण बहुमत से पारित होता है, नहीं बुलाई जा सकती है तो संविधान संशोधन विधेयक की दशा में नहीं बुलाया जाएगा संयुक्त बैठक। और अब तक बुलाई गई है तो 3 बार दोस्तों बुलाई गई। अगर हम आगे बात करें तो धन विधेयक निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। मैंने बताया था दोस्तों कि केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और राज्यसभा इसे रोक सकती है तो अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, वरना इसे पारित मान लिया जाता है। ठीक, धन विधेयक आर्टिकल 110 दोस्तों। देखिए धन की आवश्यकता है तभी ये धन आया है, पता लगा राज्यसभा वाले कह रहे ही ना, तो दिक्कत की बात है ना। अगला है वित्त समिति दोस्तों। तो प्राक्कलन समिति कुल 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अगर लोक उपक्रम समिति की बात करें तो कुल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। आगे अगर हम बात करें न्यायपालिका एकीकृत न्याय प्रणाली दोस्तों। देखिए ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, नीचे उसके बाद फिर उच्च न्यायालय, फिर नीचे अधीनस्थ न्यायालय आ जाता है। ठीक दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। अब हम देखते हैं उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124। कितनी चीजें दी हुई हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ देखिए गठन तिथि क्या है, 26 जनवरी 1950 को है। न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है दोस्तों, 33 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी है, तो 65 वर्ष है। ठीक दोस्तों, याद हो गया। अब देखिए न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। न्यायाधीश को हटाया जा सकता है दोस्तों, तो कैसे हटाएंगे, सिद्ध कदाचार व असमर्था के आधार पर सदन के प्रत्येक यानी संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य, कितने, 2/3, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। और लिखा प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले, ये याद रखिएगा। और लिखा है न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिश पर, कोलेजियम में शामिल है। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, यानी टोटल 5 सदस्य होते हैं। न्यायाधीश नियुक्त होने क्या रहता है, वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। उच्च न्यायालय ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों से में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो दोस्तों। अगला दिया उच्च न्यायालय ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधि वेता हो। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करें उच्च न्यायालय की, देख लेते हैं 224। देखिए वो कितना है, 124 है। ठीक, 2 आगे ले आइए, बस हो गया काम। 214 क्या आ जाएगा, तो उच्च न्यायालय आ जाएगा। ठीक, अब देखिए उच्च न्यायालय में कुल सदस्य कितने हैं, कुल संख्या जो है 25 है। अगर हम बात करें न्यायाधीशों को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश पर। न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है दोस्तों। न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता है तो भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, और वहां कितना था, 5 वर्ष था। किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 मतलब तक रहा हो, 10 साल तक रहा हो। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है, तो 62 वर्ष होती है। अगर हम बात करें तो सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदस्य द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो ये इतना याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम बात करें राज्यपाल की, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसके प्रसाद पर्यंत ही रहता है और समानता कितना कार्यकाल, 5 साल रहता है, लेकिन वैसे बात करें तो भारत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। शपथ ग्रहण कौन इनको कराता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अगर अर्हता इनकी क्या है, तो भारत के नागरिक होते हैं, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें, प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, नियुक्त करता है एवं शपथ प्रदाता कौन होता है, राज्यपाल होते हैं। कार्यकाल क्या होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं दोस्तों। राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपते हैं राज्य मंत्रिपरिषद दोस्तों। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है, तो अधिकतम 6 माह तक रह सकता है दोस्तों, कितने, 6 माह तक।
अगला है राज्य की विधानसभा आकार पूछा है। राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक जो है बन सकते हैं। अगर बात करें किंतु 12 से कम नहीं, 12 से कम ना हो। सॉरी दोस्तों, तो ये चीज है, समझ में नहीं इतनी चीजें। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें पूरा कंप्लीट करना है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए भारत का महाधिवक्ता ये कहाँ होता है दोस्तों? जैसे हमारे यहाँ महान्यायवादी होता है केंद्र में 76 में, तो वैसे महाधिवक्ता होता है राज्य में आर्टिकल 165। ये जो होता है राज्य का वकील होता है दोस्तों। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्य विधानमंडल के अंग दोस्तों की बात करें, यहाँ भी 3 होते हैं, राज्यपाल होगा, विधानसभा और विधान परिषद। यदि है तो, अगर नहीं, जैसे 6 राज्यों में है, मैंने बताया था यूपी में तेल बिके, यूपी में तेल बिका। देखिए नहीं तो यूपी नहीं याद करना, छोड़ो, तेल ओल ना बिके। यहाँ देखिए यूपी है, यूपी के जस्ट बगल क्या है? बिहार है, तो 2 ये हो गए। यहाँ देखिए दोस्तों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश 2 ये हो गए, अलग हुआ। यहाँ महाराष्ट्र है और यहाँ पे कर्नाटका है, तो 2 ये हो गए, 6 जगह है टोटल। ठीक, अगर हम बात करें विधानसभा के बारे में बात करें, देखिए दोस्तों जूम करते हैं थोड़ा। सदस्य क्या रहता? भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरा कर चुका हो। सीटों की संख्या विधानसभा में अधिकतम 500 हो, न्यूनतम कितनी हो? 60। लेकिन अपवाद इसके हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं और मिजोरम और गोवा में 40 सीटें हैं। ये 2 अपवाद हैं दोस्तों इनकी। ठीक, अगर हम बात करें न्यूनतम सीटों वाला राज्य क्या है? सिक्किम है, 32 सीटें हैं दोस्तों। अगर सर्वोच्च सीटों वाला तो यूपी है, 403 सीटें हैं हमारे यहाँ। सदस्यता समाप्त हो सकती है तो सदन की बैठकों से बिना अनुमति लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर जो है सदस्यता आपकी समाप्त हो सकती है। अगर हम बात करें विधान परिषद की दोस्तों, तो सदस्यों की संख्या क्या है? अधिकतम राज्य विधानसभाओं की सीटों की कुल संख्या का 1/3 दोस्तों। न्यूनतम कितना है? तो 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें मतलब इनका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष होता है। सदस्य बनने की अर्हता भारत का नागरिक हो 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। स्थायी सदन है दोस्तों ये। विधान परिषद युक्त राज्य अगर बात करें तो यूपी में 100 सीटें हैं, बिहार में 58 है, महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है, तेलंगाना में 40 है। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिएगा, वरना हम ट्रिक इसकी तो बताएंगे ही बताएंगे, आगे जब भी आएगा तो बता देंगे। ठीक दोस्तों, अगर अब आगे बात करें तो संविधान संशोधन भाग कौन सा है? 20 है। आर्टिकल कौन सा है? तो 368 है। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन परिवर्तन या निरसन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक संसद किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है दोस्तों। अगला, संविधान के कुल उपबंधों में संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल को मंजूरी लेना भी आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, जीएसटी परिषद दोस्तों 7वीं अनुसूची। उसके बाद है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अभी हम लोग ऊपर देखें आर्टिकल 108 के तहत। ठीक, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। आगे हम बात करें संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है दोस्तों, मंजूरी देगा जरूर। ठीक, अब देखिए आगे, यहाँ पे क्या है? स्थानीय स्वशासन है। इसके जनक कौन है? तो रिपन है दोस्तों। राज्य सूची का विषय है स्थानीय स्वशासन। अगर हम बात करें, देखिए पंचायती राज है, इधर नगर पालिका स्वशासन है। इसमें कुल 18 विषय हैं। इसमें कुल दोस्तों 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 हैं। ठीक, अगर हम बात करें शुरू की गई है तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरू की गई है। ये देखिए इसमें क्या होता है? इसमें ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक पंचायत यानी खंड पंचायत और जिला पंचायत, 3 इसमें होते हैं। और नगर प्रणाली में कौन होता है? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, तो 3 इसमें होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। ग्राम पंचायत, खंड, इनके सबके चुनाव होते हैं, इनके भी चुनाव, इनके भी चुनाव। ठीक दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें। शुभारंभ कब होता है? 2 अक्टूबर 1959, नागौर जिला है राजस्थान का, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया जाता है। संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत मिलता है और 24 अप्रैल 1993 को लागू हो जाता है। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक ना, अब देख लेते हैं ये दोस्तों, ये भी है वही 74वां संविधान संशोधन 1992 होता है, लागू 1 जून 1993 को होता है। ये 3 भाग आपको याद ही करने हैं, तो ये कर लीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन कहो देकर ही चला जाए। अब देख लेते हैं कुछ समितियां इनसे रिलेटेड हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति
इन्होंने क्या कहा 1957 की है दोस्तों, इन्होंने प्रमुख सुझाव दिए त्रिस्तरीय पंचायती। इन्होंने कहा कि जो है ग्राम होना चाहिए, खंड होना चाहिए, जिला, तभी तो है ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत। ये अशोक मेहता ने 1977 की है इनकी, इन्होंने सुझाव दिया कि द्विस्तरीय होना चाहिए पंचायती राज, एक खंड एक जिला, इन्होंने ग्राम हटा दिया दोस्तों। जीवीके राय केशव समिति 1995 की है। लक्ष्मी यल सिंघवी ये समिति कब की है तो 1986 की है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति 1988, ये भी इसी से संबंधित है। अगर हम पंचायती राज एवं नगर निकाय के बारे में बात करें तो देखिए आज ही वाली क्लास में मैंने इनके आर्टिकल बताए थे, आपको याद है कि नहीं? देखिए सुबह वाली क्लास इसीलिए कर रहा हूँ, करिएगा दोस्तों तभी समझ में आएगा। आर्टिकल सी, इसमें मैंने बताया था पंचायतों की संरचना की बात की गई है। 243 डी में क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है आरक्षण की बात की गई है, महिलाओं को 33% आरक्षण। आई में क्या बात किया गया है, वित्त वित्त की बात की गई है, वित्त आयोग होना चाहिए पंचायतों का। अगर हम बात करें के में क्या कहा है, निर्वाचन आयोग। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? जब देखेंगे तब समझ में आएंगे, नहीं देखेंगे तो कहाँ समझ में आएंगे। अगर हम बात करें चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है दोस्तों, इसका न्यूनतम संख्या 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु दोस्तों। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 1/3 की बात की गई है। 33% दोस्तों 1/3 का मतलब। अगर हम बात करें कार्यकाल 5 साल होता है। वित्त की सिफारिश पर राज्य वित्त आयोग आर्टिकल कौन 243 आई। जब याद करेंगे तभी होगा दोस्तों। रिक्त सीट पर पुनः चुनाव 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। देखिए बनाइए मैप वही। जब तक मैप नहीं बनाया, यहाँ मेघालय है, बना दीजिए मेघालय। यहाँ नागालैंड है, बना दीजिए नागालैंड। इसके नीचे क्या है? मिजोरम है, बना दीजिए। मणिपुर ये छोड़ दीजिए, काम खत्म। इस तरह पढ़ेंगे तो भैया याद होगा बहुत जल्दी। जो तरीका मैं है बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग भी जो है जीएस में मजबूत हो सके दोस्तों। देखिए मुझे जितना ज़्यादा पता होता है उससे ज़्यादा प्रयास करता हूँ हर चीज़ बताने का। आपको यकीन ना होगा सुबह की वीडियो के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ। डेली 10 से 12 पेज लिखता हूँ अपने हाथों से, अलग अलग जगह से जो है चीज़ों को उठाकर। उसके बाद उसकी पीडीएफ बनाता, फिर वीडियो बनाता हूँ। बनती वीडियो 22 मिनट की, 23 मिनट की है, लेकिन लिखता हूँ मैं इसे 2 घंटे तक लगभग। राइटिंग भी अच्छी बनानी, सब कुछ करना, नोट्स भी आपको देने हैं। तो मेहनत मैं अपनी पूरी करता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, पूरी करता हूँ। पीसीएस का पेपर लगा है फिर भी, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी चीज़ें होंगी अच्छी। मैं तो अपना दूंगा ही 100% दोस्तों ना। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि क्लास मेरी खराब है, मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि जितनी बेहतरीन हो सके दे दूं मैं आपको क्लास, ठीक। अगर अब हम बात करें वित्त आयोग 280 में आर्टिकल दिया है, कार्य सुझाव देना दोस्तों क्या है तो संघ व राज्य के मध्य करों का बंटवारा करने के संबंध में है। राज्यों को अनुदान सहायता संबंध में है। बात करें संरचना तो एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, यानी टोटल कितने लोग होते हैं? 5 होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका जो है गठन होता है। लिखा है राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी नहीं, रिपोर्ट सौंपता है। राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। अगर हम बात करें वित्त आयोग एवं अध्यक्ष, देखिए ये पूछा गया है। पहला वित्त आयोग केसी नियोगी है, 12वें सी रंगराजन है, 13वें विजय केलकर है, 14वें वाईवी रेड्डी है, 15वां एन के सिंह। ये 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ, और एक ये है केसी नियोगी पहला, याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत। देखिए विधि का अधिकार, मतदान का अधिकार है दोस्तों ये। अगर हम बात करें 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की उम्र जो घटाकर 21 से कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक दोस्तों। चुनाव कराता कौन है? तो देखिए ये चुनाव किसका किसका कराता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग। ये राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का कराता है, लोकसभा राज्यसभा का कराता है, विधानसभा विधान परिषद का कराता है। इतना याद रखेंगे, 100% इंपॉर्टेंट है। आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे विधानसभा विधान परिषद का, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग जो है ना, वो जो है पंचायत, वो ग्राम पंचायत, वो जो है जिला पंचायत, इनका सबका चुनाव कराता है, समझ में नहीं? यानी नगर निकाय और जो है पंचायत, इनका सबका चुनाव वो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। अगर हम बात करें बना है तो ये मुख्य निर्वाचन आयोग प्लस 2 निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना है। देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होता है। देखिए दोस्तों बहुत लोगों को ये ना समझ आता 6 वर्ष 65 वर्ष। मान लीजिए कोई बंदा जो है 40 वर्ष की आयु में निर्वाचन आयोग के पद पर गया, ठीक, मुख्य निर्वाचन आयोग बना, तो ये 46 साल में रिटायर हो जाएगा। कितने? 46 साल में रिटायर हो गया। समझे कि नहीं? कितना? 6 साल हो गया। लेकिन अगर कोई बंदा दोस्तों को सोच के देखिए 63 साल में निर्वाचन आयोग बना, तो इसका कार्यकाल अगर 6 वर्ष हम दे देंगे तो ये कितने का हो जाएगा? 69 का हो जाएगा। तो हम 6 नहीं देंगे, इसका 3 ही वर्ष होगा। 3 वर्ष होगा, कंप्लीट हो जाएगी। 5 साल इसकी एज, मतलब 65 वर्ष एज इसकी कंप्लीट, फिर ये हट जाएगा। समझ गए ना? 2 ही वर्ष होगा यहाँ पे।
तो ये हट जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति दोस्तों। अगर हम बात करें प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन है। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीएस रमा देवी। पीसीएस में आया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट सही थी दोस्तों। वेतन भत्ते एवं अनुलाभ जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। मजा आ रहा है दोस्तों कि नहीं? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आज, पता नहीं क्यों। आपको आना भी चाहिए दोस्तों। अगर मजा नहीं आ रहा है तो गलत बात है ना, क्योंकि हम मतलब पूरी पोलिटी एक ही घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, तो आना चाहिए आपको मजा। अगर हम बात करें, अब देखिए दोस्तों आपातकालीन के बारे में देखते हैं। आर्टिकल भाग कौन सा हमारा? 18 है। आर्टिकल 2 है 352 से 358 है। कल वाली क्लास में अगर शॉर्ट नोट्स देखा होगा तो उसमें मैंने डिस्कस किया था ये कहाँ से लिया गया है, तो जो है हमारा जो 1935 का अधिनियम है वहीं से लिया गया है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों एक चीज कि 3 बार अब तक आपातकाल की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल है जो आर्टिकल कौन सा है? 352 है। घोषणा कितनी बार हुई? 3 बार। 62 में हुआ, युद्ध चाइना युद्ध हुआ, ये जो सॉरी ये पाकिस्तान के साथ युद्ध था, ये चाइना के साथ था, ये आंतरिक अशांति था 1975। ठीक, देखिए इसका कारण क्या है? युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह। पहले आंतरिक अशांति था दोस्तों, लेकिन मैंने बताया था ना मोरारजी देसाई की सरकार आई तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या हुआ, उन्होंने आंतरिक अशांति की जगह पे जो है सशस्त्र विद्रोह रख दिया, क्योंकि इसी के माध्यम से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था। अगर हम बात करें घोषणाकर्ता कौन है, तो राष्ट्रपति मतलब इसकी घोषणा करते हैं संघीय मंत्रिपरिषद के लिखित प्रस्ताव पर दोस्तों। राष्ट्रपति शासन होता है 356 के कारण। ये क्या है? तो राज्य के वैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगता है राष्ट्रपति शासन। वित्तीय 360 अब तक नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल दोस्तों। अगर हम बात करें आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन दोस्तों देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपात की दशा में लगता है, आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर जो है लग जाएगा। लिखा है राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चीजें दोस्तों। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एक नजर में। पहला संविधान संशोधन 1951। देखिए दोस्तों हो सकेगा तो मैं आज मतलब कल वाली क्लास में ये फिर से आपको डिस्कस कर दूंगा आपके लिए। अगर जो है ये जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए हुए हैं इसमें ना, सारी चीजें हम डिस्कस कर देंगे। ठीक, आर्टिकल भी डिस्कस कर देंगे और इनसे जो संबंधित चीजें हैं वो सारी हम डिस्कस कर देंगे। कल से दोबारा कोशिश करेंगे। बाकी ये चीजें आपको तो आज पढ़नी ही पढ़नी है। पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार व न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया है दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसमें 8वीं अनुसूची में जो भाषा दी हुई थी ना, तो उसमें 14 भाषा दी हुई थी, तो 15वीं भाषा जो सिंधी थी वो जोड़ी गई किसमें? इसी में जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। इसमें क्या हुआ, तो संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। अगर हम बात करें 35वां संविधान संशोधन 1976 को, तो सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया और 1 साल बाद यानी 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। जब सह राज्य बनाया गया था तो आर्टिकल 2A में इसे रखा गया था। ठीक, अगर बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा बहुत कुछ हुआ। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया, मूल कर्तव्य मैंने बताया था ना 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो यही आर्टिकल था हमारा, सॉरी यही संविधान संशोधन था। भाग 4 का आर्टिकल 51 का नीति निर्धारक तत्व में जोड़ा गया है। जैसे देखिए सुबह वाली क्लास में यही मैंने कराया भी है दोस्तों। यहाँ देखिए लिखा समान न्याय में निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39A, अभी ऊपर भी मैंने यही चर्चा किया था। अगला दिया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, आर्टिकल 43 का हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अभी और देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा, आर्टिकल जो है 48 का हो जाएगा। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था, बाद में इसे घटा दिया गया दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे घटा दिया गया। ठीक, जैसे मोरारजी देसाई आते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ देखिए कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति और पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी कर दिया। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ और कह रहे थे और इसके जस्ट अपोजिट कर दिए, क्योंकि ये इंदिरा गांधी जी ने किया था, ये मोरारजी देसाई बीजेपी के थे, तो थोड़ा मतलब जो है अपोजिट हो गया। समझ कि नहीं, वो चीज है। अब देखिए यहाँ लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से घटाकर कितना कर दिए, 6 वर्ष कर दिए।
ये चलता रहता है दोस्तों पॉलिटिक्स में। जब किसी की सरकार आती है, जैसे उनकी सरकार आएगी तो वो नाम चेंज करेंगे, अपने नेताओं का रखेंगे, उनकी आएगी तो अपने नेताओं का रखेंगे, वो सब चलता है पॉलिटिक्स में, तो इतना वो लोड नहीं लेना है, ठीक। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, मैंने अभी ऊपर चर्चा किया था। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल को घोषित कर सकेगा। किस लिखित सलाह पर? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर जो है 300 का के अंतर्गत विधिक बनाया गया, लीगल कानून बनाया गया। दोस्तों ऐसा क्यों किया गया बताइए आप? देखिए मान लीजिए रेलवे निकल रहा है, ठीक, और किसी का खेत बीच में आ गया, या मान लीजिए हवाई जहाज मतलब वो बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे बन रहा है, और बीच में किसी का खेत आ गया दोस्तों, तो अगर भाई वो नेशनल मार्ग नहीं अगर खेत देगा बीच में वो, तो बहुत ज्यादा मतलब इस तरह बन जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी, बनेगा कि नहीं दोस्तों? तो दोस्तों अगर मान लीजिए नेशनल हाईवे बनना है और कोई बेचना ही नहीं चाह रहा है, अगर वो जबरदस्ती सरकार कर रही है तो वो कोर्ट में चले जा रहे हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ, तो इसे हटा ही दी, क्या मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, ये विधिक अधिकार है। अब इसे जो है इस पे जो है हम कब्जा कर लेंगे। इसलिए आप देखे होंगे आप पैसे देते हैं लोग, अगर मतलब रेलवे ट्रैक गुजर रहा है वहां से तो पैसे मिलेंगे आपको, सरकार देगी, दुगुना तिगुना दे देगी। ये राजमार्ग जा रहा है तब भी देगी, जैसे मेरा दोस्त था उसके साथ 3 बीघे तक कुछ ऐसे था, तो 30-40 लाख रुपए मिले थे उसे। तो इस तरह था, मतलब आराम से हो जाता है काम, ठीक। अब देखिए 52वां संविधान 1985 के द्वारा क्या हुआ, 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून को जो है लागू किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1979 के तहत, सॉरी 1989 के तहत लोकसभा विधानसभा में मतदान की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 21 से, और 69वां संविधान संशोधन 1991 में होता है, यानी 69वां संविधान 1991 में होता है। इसमें क्या था, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया दोस्तों, ठीक। अब देखिए 17वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को मतलब जोड़ा गया। तो देखिए 15 थी, 3 जुड़ गया तो 18 हो गई, कितनी हो गई, 18 भाषा हो गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया, इसमें जो है मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, देखिए आगे अगर हम बात करें तो मूल अधिकार में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने का अधिकार माता पिता का कर्तव्य होगा। आगे हम बात करें 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई। 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें क्या किया गया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, और राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, किंतु न्यूनतम 12 से कम नहीं होगा। देख चुके हैं आप, लेकिन दिल्ली में 10 है दोस्तों, दिल्ली में कितना, 10। अगर हम बात करें 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, देखिए वहां 18 भाषा हुई थी, अब 4 इसमें जुड़ी, कौन सी, तो देखिए बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली 4 जुड़ गई तो 22 हो गई, तो टोटल कितनी है, 22 हो गई 8वीं अनुसूची में, समझा कि नहीं। देखिए पहले 21वें में जुड़ा, 71वें में जुड़ा, 92 में जुड़ा, ठीक। तो ये 3 आर्टिकल याद रखेंगे आप। अगर हम बात करें 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलोजियम प्रणाली के स्थान पे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई। 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया गया। यही आर्टिकल, यही संशोधन था जो रद्द हुआ है दोस्तों। अगर बात करें 100वां संविधान संशोधन 2015 में क्या था, भारत और बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन 2016 में क्या था, विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के तहत वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत होती, जीएसटी की। 102वां संविधान संशोधन 2018 क्या था, राष्ट्रीय मतलब जो ओबीसी था ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर अब आगे बात करें 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या था, ईडब्ल्यूएस को 10% नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया। दोस्तों आप पता है जैसे कट ऑफ अब जो आती है वो देखेंगे जनरल की, जनरल, यूआर, ओबीसी जो है इनकी सेम हो गई है कट ऑफ, मतलब एक दो एग्जाम छोड़ दो
नहीं मोस्टली एग्जाम में आपको नजर आएगा इनकी कट ऑफ बिल्कुल सेम हो गई है, ठीक। ओबीसी की थोड़ा और ज्यादा चली जाती है कट ऑफ, लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों को फायदा हो गया है, इनकी कट ऑफ दोस्तों कम रहती है, फाइनल में इनकी कट ऑफ कम नजर आएगी आपको, मतलब यूआर के तहत, समझे कि नहीं। 10% आरक्षण फायदा इनको मिल जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज दोस्तों, आरक्षण मुझे समझ में नहीं आता फायदा मिलता है किसे नहीं मिलता है वो तो, लेकिन बस ठीक है चलो मिल रहा है, जिसे मिल रहा है सही है, अच्छी बात है। देखिए अगर हम बात करें 104वां संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें, तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अगला है कि 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 राज्यों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एसईबीसी की पहचान करने के लिए सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया और राज्यों में यह अधिकार 102वें संविधान संशोधन से छीन लिया गया था। अब हम देखते हैं संविधान के 22 भाग, याद कराया था मैंने, याद होगा तभी तो। देखिए पहले में संघ राज्य था, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक कर्तव्य था 12 से 35, डीपीएसपी राज्य के निर्णय 36 से 51 था दोस्तों। फिर मौलिक कर्तव्य 4 का आ जाता है, मौलिक कर्तव्य 51 का हो जाएगा। हम उसके बाद फिर 5 से देखेंगे, इस तरह मैंने बताया था, ऊपर होगा संघ, फिर होगा राज्य, सतह हट गया है, 8 में होगा जो है यूटी, 9 में होगा पंचायत, 9 का में होगा नगर पालिका दोस्तों, ये देखिए 9 खा में होगा सहकारी समिति। फिर 10 में मैंने बताया था एससी एसटी का क्षेत्र हो जाएगा। 11 में राज्य व के संघ व राज्यों के बीच संबंध हो जाएगा 1-11। अगर हम बात करें फिर 12 में क्या होगा, वित्त संपत्ति व संविदा होगा। अगर हम 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागम होगा। 14 में वाणिज्य एवं समागम संघ व राज्यों की अधिकार सेवाएं होंगी दोस्तों। 14 का में क्या होगा, ट्रिब्यूनल होगा, अधिकरण होगा। 15 में निर्वाचन होगा। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध होगा। 17 में राजभाषा होगा 343 से 351 दोस्तों। और 18 में क्या होगा, आपातकाल उपबंध होगा। उसके बाद जो है 19 में प्रकीर्ण होगा। 20 में संविधान संशोधन देख ही चुके हैं हम लोग 368। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध होगा। और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन होगा आर्टिकल 22 में दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम देखते हैं कुछ हमारी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में क्या होगा, यूटी होगा दोस्तों, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या होगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल एवं विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कैग को मिलने वाला वेतन और भत्ते। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी, वेतन और भत्ते 2 नंबरी, 2 से 2 नंबरी तो वेतन और भत्ते। 3 शपथ में कितने शब्द, 1 2 3। तो इसमें दिया हुआ है कि भारत के संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का जो है रूप दिया हुआ है। देखिए इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, उपराष्ट्रपति के नहीं और राज्यपाल 3 का नहीं है। क्यों, क्योंकि उनके लिए पर्सनल आर्टिकल दिया हुआ है दोस्तों। चौथी की अगर हम बात करें, राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो जाएगा चौथा। 5वीं एससी एसटी की बात कर रहा है, तो अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित। देखिए 5 ऐसे तो लिखते हैं दोस्तों, ये देखिए 5, ये भी तो 5 है एससी एसटी। 6 में क्या है, एटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मैंने बताया था मणिपुर हटा दीजिएगा, इस बार आरओ में क्वेश्चन आया था, यही दोस्तों सेम टू सेम था। 7वीं अनुसूची में लिस्ट की बात हो जाएगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज में 8 वर्ड होते हैं, तो लैंग्वेज यानी भाषा, तो 22 भाषाएं हैं टोटल। 9वीं में क्या हो जाएगा, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं में दल बदल से संबंधित है। 11वीं में पंचायत की शक्तियां एवं प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व है। 12वीं में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां एवं प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों इतनी हो गई हमारी। देखिए हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं और कोई चीज छूटने वाला नहीं, बस यही दोस्तों बचे हैं हमारे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं, ये बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने सारी चीजें कवर करा दी हैं आपकी। देखिए कौन कौन सी चीजें कवर हो चुकी है, ये चीज डिस्कस कर देते हैं। इंडियन ज्योग्राफी मैंने करा दिया है, प्ले लिस्ट बनी है, जरूर से जरूर देखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चुकी है हमारी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, इंडियन हो गई, ठीक। उसके बाद देखिए क्या हुआ, हिस्ट्री हमारी तीनों पार्ट हो चुके हैं हिस्ट्री। ये पॉलिटी भी हो गई। कल हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, फिर साइंस कल से स्टार्ट करेंगे, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी साइंस, क्योंकि हम जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दिन ले लेंगे, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ करेंगे, फिर जो है बायोलॉजी एक साथ कर लेंगे, तो हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। पर्यावरण एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे और क्या बचा, फिर उसके बाद हमारा कुछ बचा ही नहीं लगभग, यानी 4-5 दिन का काम और है, ये कर लेंगे। उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे दोस्तों। जो एक बुक है हमारे पास जिसमें 35 वर्ष के पुराने पीवाईक्यू हैं सारे, लेटेस्ट बुक है, यही है जीके संगम करके है दोस्तों।
लाजवाब बुक है, हम वो देखेंगे और उसके बाद फिर यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू देखेंगे, एसएससी जीडी के पीवाईक्यू देखेंगे। ये सब मॉक फिर हम देखना शुरू करेंगे, फिर थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, मॉक पढ़ाएंगे और जो हमारा जहर सीरीज चल रही है कतई जहर वो कराएंगे। ठीक, तो हम आर्टिकल को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए पहला आर्टिकल क्या लिखा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। दूसरे में है राज्यों की प्रवेश की बात कर रहा है, एडमिशन ऑफ स्टेट, न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। अगला दिया है भाग 3 में कहा है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन हो या वर्तमान राज्यों की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। 14 में वित्त के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। और भाग 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध लगाता है। 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरी में। 17 में है अस्पृश्यता का अंत की बात कर रहा है। 18 में उपाधियों का अंत है। मिलान करने को आता है पीसीएस में दोस्तों, 4 आर्टिकल दे देंगे और 4 जो है मिलान करने के लिए दे देंगे, तो वो आपको बताना होगा। ठीक दोस्तों, तो ये चीज समझ के चलिएगा। 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण दोस्तों दिया हुआ है। 20 में है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा है। 21 का में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। आर्टिकल 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है। 23 में है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् का प्रतिषेध है दोस्तों। 24 में क्या, कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 25 में अंतःकरण के और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ठीक दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। 30 में है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो है अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। 39 का में क्या है, सामान्य न्यायिक एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अभी मैंने बताया ऊपर। अगला दिया है 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे यानी 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख व शिक्षा का उपबंध है। 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। और 48 का क्या है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा है। 50 में क्या है, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण है। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि है। 51 का है मूल कर्तव्य है। 52 में है भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होंगी। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता है। 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में दोस्तों दिया है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होना। 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां दी हुई हैं। 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 75 एक में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक दोस्तों, 76 में है भारत के महान्यायवादी। 78 में संसद का गठन है। 85 में संसद के सत्ता अवसान और विघटन की बात है। 108 में क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संविधान संशोधन में बैठक नहीं बुलाई जाएगी दोस्तों। ठीक, 110 में धन विधेयक है। 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। सुबह वाली क्लास में ये सब डिस्कस किया था। 114 में क्या है, विनियोग विधेयक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। 123 में क्या है, संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना है। 129 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का। अगला है 137 में क्या है, तो निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन। 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 148 में क्या है, भारत के नियंत्रक हिमालय का परीक्षक है। 149 में क्या है, उनके कर्तव्य दिए हैं। 152 में क्या है, राज्यों के राज्यपाल के बारे में चर्चा है। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है। 161 में क्या है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है दोस्तों। 163 में है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 164 का में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। 165 में है राज्य का महाधिवक्ता, वहां 106 मतलब वहां 76 में था अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी। ठीक, अगला है 169, इसमें क्या दिया है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन। 20 में मतलब 200 में क्या दिया है, राज्यपालों द्वारा विधायकों की अनुमति है, विधेयकों की। 213 में दोस्तों क्या है, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति है। 214 में क्या है, राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय है। 226 क्या है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं।
अगर बात करें 243 में दोस्तों क्या दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों 233 में क्या दिया है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक, 233 में। 239 में है राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 239 का में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। 243 का में है ग्राम सभा, और देखिए ग्राम सभा का गठन दिया गया है, ग्राम सभा की संरचना जो है गा में दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, घा में क्या है, पंचायतों का आरक्षण, यानी डी वही घा है दोस्तों। 43 में क्या है, देखिए झा, झा को कहते हैं आई, तो ये क्या है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त राज्य वित्त आयोग का गठन की बात कर रहा है। 243 टी यानी के, ये क्या है, तो पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों। 243 था, नगर पालिकाओं के गठन की बात कर रहा है। या घा, जिला योजना समिति, यानी ये दोस्तों क्या है, तो जेड डी है, क्या है, जेड डी है। ठीक, याद रहेगा कि नहीं। अगला दिया है 249, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति जो है संसद के पास है। अगला है कि 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान दिया है। 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध दिया है। 266 में है भारत और राज्यों के वंचित निधियां और लोक लेखे दोस्तों। 267 में है कि भारत की आकस्मिकता निधि की बात की गई है 267 में दोस्तों। अगर हम बात करें 279 का, तो इसमें माल व सेवा कर जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। 280 में वित्त आयोग। 300 का में है कि वित्त के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यानी संपत्ति का अधिकार। 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में है संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग दोस्तों। ठीक, 300 जो है 23 का में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण है। 324 में है निर्वाचन आयोग। 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। जो 332 में क्या है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 338 का में है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 खा में क्या है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 339 जो है 343 में क्या है, राज्य की राष्ट्र संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 50 का में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं। 52 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। 56 में है कि जो है राष्ट्रपति शासन। 60 में है वित्तीय शासन, और 68 में क्या है, संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। यहाँ पे हमारा दोस्तों पूरी तरह से ये कंप्लीट होता है। ये चीज हम देख ही चुके हैं पहले, यहीं से शुरुआत किए थे। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम आज ही एक ही वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए दोस्तों। आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा, रिवीजन हुआ होगा, आपको कुछ चीजें नई जानकारी मिली होंगी, तो ये लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए। इतनी मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, गर्मी में बनाता हूँ वीडियो सारी, तो ये सब चीजें करता हूँ आपके लिए। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।